सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेल इन K12। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं और जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उनको कंपाइल करके बनाया गया है। काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ को, करीब 10 साल के पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चंस वहाँ से निकाले गए हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो के दौरान आप उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके क्या आंसर हो सकते हैं उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि बाकी चैप्टर्स के जो पीवाईक्यू हैं वो भी अपलोडेड हैं, तो मेक श्योर कि आप उनको भी पहले देख लें। उसके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और हाँ, जो नोट्स है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से, और आई होप कि आपने जो पुराने वीडियोज़ है दूसरे चैप्टर्स के उसको कंप्लीट कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि 2 मार्क का सवाल है। व्हाट डू यू मीन बाय वीटो पावर? वीटो पावर के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको पता होगा कि वीटो पावर क्या है। इट इज़ अ नेगेटिव वोट, जिसमें क्या होता है कि जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, आपको पता है यूएनएससी में कितने परमानेंट मेंबर होते हैं? 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो इन 5 को क्या मिला हुआ है? वीटो पावर मिला हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, इसका अर्थ ये है कि कोई भी डिसीजन जब लिया जाएगा तो अगर कोई भी एक परमानेंट मेंबर किसी डिसीजन पर वीटो कर देता है तो वो डिसीजन स्टॉल हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यूएन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। 2 मार्क का सवाल है, 2 पॉइंट लिखोगे, दैट वुड बी इनफ। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल हैव? आंसर: UNSC have 5 permanent and 10 non-permanent members. The permanent members are China, France, Russia, the US and the UK. सिंपल सा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई आपको ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर को लिख सकते हो। नॉन परमानेंट मेंबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 है, याद भी नहीं होंगे और काफ़ी समय समय पर चेंज भी होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 मार्कर सवाल की ओर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। प्रिंसिपल ऑर्गन्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस में कितने प्रिंसिपल ऑर्गन है? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। सबसे पहले जनरल असेंबली, जिसमें पूरे सारे मेंबर, जितने 193 मेंबर्स हैं अभी, वो सारी चीज़ें, वो सारे इसके मेंबर हैं। और ये मेन डेलिबरेटिव बॉडी, यहाँ पर डिस्कशन होता है एंड और सारी चीज़ें हैं, और इनके जो डिसीजंस होते हैं नॉन बाइंडिंग होते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी काउंसिल। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम इन्हीं को है। 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं जिनके पास वीटो पावर भी होता है। तीसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करना एंड एडवाइजरी ओपिनियंस भी प्रोवाइड करना अगर जनरल असेंबली मांगती है तो। सेक्रेटेरिएट, जिसका काम होता है कि यूनाइटेड नेशंस को फंक्शन करने में मदद करना। ठीक, मतलब डे टू डे वर्क जो होता है, ऑफिशियल कामकाज जो होते हैं, क्लर्कल जॉब सब जो होते हैं, सब आपके सेक्रेटेरिएट के अंदर में आते हैं। चौथा या पांचवा जो कह सकते हो, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पांचवा इकोसॉक, जिसका काम है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर में काम करना। एंड लास्ट ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसका काम था कि ट्रस्ट टेरिटरीज को ओवरलुक करना, ओवरसी करना एंड उनकी देखभाल करना। और इसका जो कामकाज है वो खत्म हो गया 1994 में, जब पलाऊ जो लास्ट टेरिटरी था वो अब ट्रस्ट टेरिटरी नहीं रहा। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये प्रिंसिपल ऑर्गन के ऊपर एक शॉर्ट नोट था। नेक्स्ट, राइट 4 फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल हेडिंग लिख सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द की प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट हैज सेवरल फंक्शंस। पहला, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना इसका सबसे पहला काम है। साथ ही साथ ये फोर्स के यूज को ऑथराइज भी करता है। जैसे आपको याद होगा कि जब इराक इन्वेजन हुआ था, इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था 1990 में, तो उस समय यूएन ने इस चीज़ को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस चीज़ को ऑथराइज करा गया कि नहीं, इराक पे हमला किया जाएगा और कुवैत को आज़ाद करवाया जाएगा। तो ये चीज़ें ऑथराइज भी करता है। इवन के सैंक्शंस भी इम्पोज करता है अगर कोई स्टेट अपने पावर का मिसयूज़ करता है, थ्रेट पैदा करता है दूसरे देशों के लिए, तो इवन यहाँ पर सैंक्शंस भी उस देश पर लगाए जा सकते हैं। पीस कीपिंग फोर्स को स्टैब्लिश करना, जैसे अफगानिस्तान में और कई सारे देशों में पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है। यूनाइटेड नेशंस की अपनी आर्मी होती है, बेसिकली यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसका काम होता है किसी अव्यवस्थित देश में या अव्यवस्था वाले देश में जाना और वहाँ पर पीस को स्टैब्लिश करना। सो दीज वेर द फंक्शंस और दीज आर द फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। What are the main functions of UNESCO and UNICEF? UNICEF and UNESCO के main functions के बारे में। तो these are the principal organs? No, these are not the principal organs. These are specialized organs. Specialized agency of United Nations. Principal organ केवल 6। ये specialized agency है जिसका काम है
दुनिया भर के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना, उनके लिए काम करना। यूनेस्को की सबसे पहले बात है तो यूनेस्को का मेन जो काम है वो है प्रमोटिंग एजुकेशन, कल्चर एंड साइंस, साथ ही साथ कल्चर हेरिटेज को सेफ गार्ड करना। एंड आपको पता होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह भी प्रोवाइड करता है, मतलब उसकी लिस्ट तैयार करता है। एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फोस्टर करना इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन कि आप यूनेस्को के फॉर्मेशन ईयर को भी आप लिख सकते हो। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस का जो एक बॉडी है जो कि चिल्ड्रन के लिए काम करता है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो यूनिसेफ का काम क्या है कि जो बच्चे हैं और जो मदर है उनके लिए डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एंड चाइल्ड राइट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, मदर के राइट्स के लिए, इन सब के लिए काम करना। ठीक, तो ये सारी जो चीज़ें आती है वो यूनिसेफ के फंक्शंस के अंदर में आती है, राइट। एंड इवन की गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़ के साथ काम करना ताकि ऐसी पॉलिसीज़ को फ्रेम किया जा सके ताकि चिल्ड्रन के लाइफ को बेटर किया जा सके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आखिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या। आप एक हेडिंग के साथ शुरू करोगे, एक टाइटल के साथ, या फिर आप कह सकते हो कि इंट्रो के साथ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है और दुनिया भर में जो देश हैं उनके बीच में जो ट्रेड डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने में मदद करता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, जिस गैट को खत्म करके, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसको खत्म करके जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो है, टैरिफ्स एंड ट्रेड जो है वो 1948 से काम कर रहा था और फाइनली 1995 में इसको उसके जगह पर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। पहले एग्रीमेंट से काम चल रहा था, अब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1995 के 4 जनवरी से काम कर रहा है। करंटली इसके 164 मेंबर है। इनका जो मेजर इकोनॉमिक पावर है, EU, US, जापान, ये सब WTO को अपने फेवर में काम करवाते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो बेचारे इस चीज़ की कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई WTO में हमारे लिए रियायत नहीं दी जाती है, यहाँ नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स हैं और जो दादागिरी चलती है बड़े पावर्स की। रूल्स की अगर बात करूँ WTO की, तो WTO के कई सारे एरिया जैसे टैरिफ के ऊपर बात करती है, सब्सिडीज, टेक्निकल बैरियर्स को हटाने की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में ये चीज़ें करती है। आपको याद होगा जब कोविड का टाइम आया था तो WTO से गुहार लगाई गई थी कि जो देश वैक्सीन बना लिए हैं तो वहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, उस चीज़ को थोड़ा सा ख़त्म करिए, लिबरल बनाइए ताकि दूसरे देश में भी वैक्सीन बनाई जा सके। तो ये सारी चीज़ें होती है WTO के अंदर में आती है। एंड WTO ने उस समय कुछ नहीं किया था। मैंने आपको बता दूं कि जब US एंड UK जैसे देश बना लिए थे वैक्सीन, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को वो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इसके कारण से दुनिया भर में वैक्सीन में काफ़ी देरी हुई। हम लोग इंडिया फॉर्चुनेट है कि हम लोगों ने वो चीज़ें अपने हिसाब से कर लिया था, ठीक है, हम लोगों ने अपने डेवलप कर लिया था और इवन की UK से भी चीज़ें मंगा ली थी कोलैबोरेट करके, बट स्टिल बहुत सारे देशों में इसका दिक्कत हुआ था। 6 मार्कर सवाल के ऊपर आते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के होने के क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका कीवर्ड है, इसको आप डिफाइन करोगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें मेंबर्स बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के होते हैं। मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसमें दुनिया भर में अलग अलग देश इसके मेंबर होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस, WTO एटसेट्रा। इसके बेनिफिट की बात करें, अगर क्वेश्चन में बेनिफिट पूछा जा रहा है तो इसके बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहला बेनिफिट है कि ये कोऑपरेशन को प्रमोट करता है एंड कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है। इससे क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। पीस एंड स्टेबिलिटी को ये प्रमोट करता है, ठीक है। दूसरा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के फ्लो को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे WTO वगैरह हो गया, वो दुनिया भर में ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए काम करती है, प्रमोट करने के लिए काम करते हैं और इससे ना केवल उस देश का बल्कि दुनिया भर का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो मतलब प्रॉस्पर हो पाता है, वो बेहतर हो पाता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक फोरम प्रोवाइड करता है, एक मंच प्रोवाइड करता है जहाँ पर दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज आएँ, बातें करें और चीज़ों को डिस्कस करें। अब चीज़ें अब लड़ाई करने से बढ़िया है कि बैठ के बात कर लें, तो ये चीज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे बढ़िया काम है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कुछ ऐसे इशूज़ होते हैं जिस पर अकेले काम नहीं किया जा सकता, जैसे फॉर एग्जांपल टेररिज्म हो गया या फिर कोई डिजीज़ हो गया, जैसे कोविड वगैरह हो गया, तो इसको अकेले कोई कंट्री नहीं सॉल्व कर सकती। इसके लिए कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों को साथ आना पड़ेगा, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह इशू के वगैरह जैसे इशूज़ के लिए साथ मिलकर काम करना। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो फोरम प्रोवाइड करता है, पॉलिसीज़ भी फॉर्मुलेट करता है, रेगुलेशन फॉर्म करता है कि मतलब भाई अगर कोई कंट्री कोई पॉलिसी बनाई गई है और कोई कंट्री उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या सज़ा हो सकती है या उस समय क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इट कैन हेल्प टू स्टैंडर्डाइज दैट, राइट। साथ ही साथ इससे डिस्प्यूट्स भी कम होते हैं, रिजॉल्व होते हैं और इंटरनेशनल नॉर्म एंड स्टैंडर्ड को फॉलो करें, ये चीज़ें इंश्योर हो पाती हैं,
अलग अलग मुल्कों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है कि गिव आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया चाह रहा है बहुत दिनों से कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को एक परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी इंडिया अगर कह रहा है तो क्या आर्गुमेंट्स उसके सपोर्ट में दिए जा सकते हैं। तो कुछ आर्गुमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी, क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है और साथ ही साथ सबसे उभरती हुई, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये दावा करता है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में इंडिया का जो रोल है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया को रोल प्ले करना चाहिए और इंडिया को पार्ट बनना चाहिए। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया का भागीदारी सबसे बड़ी भागीदारी रहती है और यूएन का जो भी एफर्ट रहता है दुनिया भर में पीस को, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने का या उसको एस्टैब्लिश करने का, उसमें इंडिया बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। इंडिया अपने यूएन के जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होते हैं, भाई मेंबर है ना, तो कैसे चलेगा, चंदा वंदा देना पड़ेगा, चंदा नहीं बेसिकली पैसे देने पड़ते हैं यूएन को चलाने के लिए, तो उसमें इंडिया ने फॉल्टर नहीं किया, टाइमली पेमेंट वगैरह कर देता है। सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट करा है वो यूएस ने करा है, बहुत सारा पैसा अभी तक नहीं दिया है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया ने अभी तक फॉल्टर नहीं करा है, कंट्रीब्यूट करते रहता है हमेशा टाइमली। साथ ही साथ इंडिया अगर उसमें आता है तो डेवलपिंग कंट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा बन के आएगा, बहुत बड़ी तस्वीर बन के आएगी, क्योंकि देखो वहाँ पर जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो सारी डेवलप कंट्रीज़ हैं। आप यूके की बात करो, यूएस की बात करो, फ्रांस की, चाइना की बात करो, रशिया की बात करो, तो रशिया चाइना को थोड़ा सा पीछे रख भी लेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट वो सब डेवलप कंट्रीज़ के कंसिडर किए जा सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन नहीं है या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो अगर इंडिया आएगा तो उनकी बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन बन के आएगी, तो ये चीज़ है। साथ ही साथ इससे काउंसिल ना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक मेजर पावर है और कई सारे धर्मों को रिप्रेजेंट करेगा, डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करेगा, कई सारे लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये सब पॉइंट्स दिए जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर के लिए। कंक्लूड कर सकते हो कि भाई हाँ बेनिफिशियल तो है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स देखोगे कई सारे देश इंडिया के इस इंक्लूजन के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं, तो ये सारी चीज़ें। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, वाई देर इज अ नीड फॉर रिफॉर्म्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल द प्रेजेंट वर्ल्ड। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से इसको फ्रेम करके प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिर क्यों ज़रूरत है सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की। पहला देखो, इसमें आप इंट्रोड्यूस करोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे कि भाई देर इज़ ग्रोइंग नीड कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म होना चाहिए, क्या क्या होने चाहिए या क्यों होने चाहिए। पहले तो ये क्यों पूछा जा रहा है, वाई। तो पहला रीज़न कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है आउटडेटेड हो चुका है और आज की जो पॉलिटिकल रियलिटी है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये तो उस समय बनाया गया था ना, जिस समय दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं, कुछ गिने चुने कंट्रीज़ मेजर पावर से, बाकी कंट्रीज़ बहुत पीछे थे, तो उस समय 5 कंट्री को परमानेंट मेंबर बना दिया गया। उसके बाद से चीज़ें बढ़ाई नहीं गई, वो नंबर आज तक वहीं पे कांस्टेंट है परमानेंट मेंबर का। तो ये जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता है। और वीटो पावर जो 5 परमानेंट मेंबर को दे दिए, ये अनडेमोक्रेटिक है। भाई आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, दुनिया भर में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की बात करते हो, पहले अपना ऑर्गेनाइजेशन तो डेमोक्रेटिक बना लो। तो उसमें ये चीज़ निकल के आती है कि 5 कंट्री को काहे का वीटो राइट दे दी है। तो ये सारी चीज़ें, तो होता क्या है कि कई सारे इशूज़ में कोई अगर एक कंट्री वीटो कर दिया तो फिर उस पर कोई बात नहीं बढ़ती है, कोई आगे नहीं होता है, डिसीजन नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट कि काउंसिल का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है काफ़ी स्लो है, काफ़ी इनएफिशिएंट है, जिसके कारण कई सारे इंपॉर्टेंट मसलों पर देरी हो जाती है। नेक्स्ट कि डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखोगे तो यूएस, ठीक है, एक तरफ यूके, फ्रांस, या आपका यूरोप से आ जाता है, ठीक है, और मैं बात करूँ रशिया, चाइना, ठीक है, तो ये एशिया से, रशिया को अलग यूरेशिया का पार्ट माना जाता है, बट स्टिल अगर एशिया का पार्ट माने तो ये सब कंट्रीज तो आ जाते हैं अलग अलग महाद्वीप से। लेकिन साउथ अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, मिडिल ईस्ट का कहाँ है रिप्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें ना, उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत निकल के आती है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो उनके रिप्रेजेंटेशन में होना चाहिए। और दुनिया भर में नए नए जो चैलेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इनके ऊपर भी एड्रेस करना चाहिए, इन सब इशूज़ के ऊपर भी करना चाहिए। केवल आप सिक्योरिटी की बात करते हो दुनिया भर में, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है कि दुनिया भर में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। तो भाई सिक्योरिटी के नई नई चैलेंजेस आ रहे हैं ना, अब क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसके ऊपर भी करना चाहिए, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एंड
अगर आप नहीं कर पाते हो तो यूएन की क्रेडिबिलिटी पे बात उठेगी, लोग बात उठाएंगे कि भाई आप क्या ही करते हो, क्या ग्लोबल पीस मेंटेन करने की बात करते हो जब आप खुद ही डेमोक्रेटिक नहीं हो। सो आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी काउंसिल के ये जो रिफॉर्म्स है बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो सिक्योरिटी काउंसिल पे उंगली उठाया जाता है, यूनाइटेड नेशन से उंगली उठाया जाता है कि भाई आप इफेक्टिव नहीं हो, आप खुद डेमोक्रेटिक नहीं हो। सो दैट्स विद द रीजंस, या कह सकते हो कि इसके कारण से आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन कि मेंशन द चेंजेस अकर्ड आफ्टर कोल्ड वॉर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दुनिया भर की पॉलिटिक्स में क्या क्या बदलाव आए थे। कोल्ड वॉर जो कि 20th सेंचुरी में प्रेवलेंट था, अगर आप सेकेंड हाफ में देखोगे तो, जो कि यूएसएसआर का डिसोल्यूशन के बाद में खत्म हुआ था, उसके बाद कुछ चैलेंजेस आए। पहला, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। तो सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, इसका मतलब हो गया द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, यूएस अकेला पावर बन के हुए, मतलब दुनिया बन गई कैसी, यूनिपोलर वर्ल्ड। वर्ल्ड कन्वर्टेड इनटू यूनिपोलर वर्ल्ड। पहले कोल्ड वॉर के समय में बाइपोलर था। रिलेशनशिप रशिया के बीच में, देखो सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में बहुत मतलब लड़ाई झगड़े वाले माहौल था, लेकिन जब रशिया बना ना टूटने के बाद, तो रशिया के काफ़ी कोऑपरेटिव रिलेशन है यूएस के साथ। चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के दुनिया की पॉलिटिक्स में निकल के आया है। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एशिया की इकॉनमी, इवन साउथ ईस्ट एशिया, इन सब की इकॉनमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। बहुत सारे नए नए कंट्रीज़ यूएन को ज्वाइन किए। अगर आप देखोगे कि सोवियत यूनियन जब टूट गया, तो सोवियत यूनियन तो पहले एक पार्ट था ना, उसके बाद क्या हुआ कि 15 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप बढ़ा है। साथ ही साथ दुनिया भर में अलग अलग चैलेंजेस निकल के आते, चाहे जेनोसाइड, सिविल वॉर, इतनी कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये सब नए इशूज़ बन के आए। पहले इन सब इशूज़ पे उतने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, अब ये नए इशूज़ बन के आए हैं कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। राइट, तो ये रहे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लोगे और खुद से लिखने की प्रैक्टिस करोगे। अब कुछ क्वेश्चंस है, DIY क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके फंक्शंस के बारे में आपको लिखना है। what are the main aims of the United Nations, to what extent has it been able to solve the problems arising out of international relations। पहला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आपको लिखना है, इसके फंक्शंस के बारे में लिखना है। दूसरा प्रश्न है यूनाइटेड नेशंस के मेन एम क्या है और किस हद तक ये दुनिया भर में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व करने में सफल रहा है। तीसरा प्रश्न है जो पैसेज बेस्ड सवाल है, कि पैसेज है और उस पर कुछ सवाल है, करेक्ट फॉल फॉर्म क्या है यूनेस्को का। ये आपको ABCD 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन है कि यूनेस्को कब स्टैब्लिश किया गया था, 4 ऑप्शन है। देन वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड, 4 ऑप्शन है। What is the main objective of UNESCO? To promote education, natural science, to promote social and society and anthropology, to promote culture and communication, या all of these। चौथा क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनेस्को एंड यूनिसेफ। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको खुद से करने हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दैट्स इट इन दिस लेक्चर। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको फ़ायदा मिला है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कौन कौन से और भी टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हो। एंड जो वन शॉट्स हैं, जो भी नोट्स हैं, वो सारे लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप चैनल को विजिट करोगे प्लेलिस्ट सेक्शन को, तो वहाँ पर भी चीज़ें मिल जाएंगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, एंड अपने क्वेरीज एंड अपने प्रॉब्लम्स को हम तक पहुँचा सकते हैं। तब तक ना बहुत ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।